अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की दो कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। पहली कहानी मुझे भेजी है लाहौर से फ़हीम ने। फ़हीम कहते हैं, मैं अंदरूने शहर लाहौर में रहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त जिनके साथ मिलना जुलाना याराना बहुत पुराना है और उन्हीं में एक नया लड़का शामिल हुआ। वो दूसरे शहर से लाहौर शिफ्ट हुआ था। यूं हमारी कंपनी में ना सिर्फ शामिल हो गया बल्कि जहां पे भी हम मोटर बाइक पे घूमने फिरने के लिए जाते, दो बाइक पे, तो वो लड़का भी हमारे साथ होता। एक दफ़ा उसे फ़ोन किया कि यार किधर है, तुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो उसने कहा उधर कब्रिस्तान ही आ जाओ। कब्रिस्तान के साथ बना हुआ उसका चाचा का घर था जहां पे वो रहता था। हम उसको लेने के लिए गए तो वो एक शख्स से खड़ा बात कर रहा था। हमने पूछा ये कौन था? उसने कहा ये इस कब्रिस्तान का गोरकन है, चाचा इनायत हुसैन। तो फ़हीम कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि यार चाचा ने इस इनायत हुसैन को तू कैसे जानता है? उसने कहा नहीं, हमारी फैमिली के हमारे बहुत रिलेशन हैं और बहुत आना जाना है। तो मैंने कहा यार कभी क्या इनसे बात हो सकती है? उसने कहा हाँ, जब भी प्रोग्राम बनाओ। मैंने कहा कहाँ रहते हैं ये? उन्होंने कहा ये कब्रिस्तान के अंदर ही एक इनकी झोंपड़ी बनी हुई है जहाँ पे ये रहते होते हैं। जब भी प्रोग्राम बनाओगे हम बैठ जाएंगे। अब दोस्त मुझसे पूछना शुरू हो गए कि यार खैर है, तूने गोरकन से क्यों मिलना है, तुझे क्या हुआ है? यंग थे सारे। मैंने कहा यार कब्रिस्तान की एक और दुनिया होती है। कब्रिस्तान का खौफ और होता है। कब्रिस्तान के अंदर रात का अंधेरा और होता है। कब्रिस्तान के अंदर रात को एक और माहौल होता है। मुझे ये सुनना है, ये देखना है, ये महसूस करना है। यूँ एक दिन प्रोग्राम बना और हम चाचा इनायत हुसैन को मिलने के लिए रवाना हो गए। हम उस दोस्त के पास पहुँचे, बाइक वगैरह उसके घर में खड़े कर दिए। ये एक सर्दियों की शाम थी। हम लोग उसके घर के बाहर जब बाइक खड़ी कर रहे थे, वो हमारे लिए चाय बनवा कर लाया और उसके बाद बोला चलो। हमने कहा यार तूने टाइम लिया? उसने कहा यार टाइम क्या लेना, चाचा उधर ही होता है, जाएंगे उससे मिल लेंगे, वो कौन सी ख़ास उससे टाइम लेना है या मीटिंग करनी है। हम लोग वहाँ सीधे गए। तो कब्रिस्तान के चलते 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 जब हम बिल्कुल एंड में पहुँचे तो वहीं पे एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे के दरवाजे को उसने खटखटाया। कब्रिस्तान के अंदर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। सर्दियों की ये रात जहाँ पे हर तरफ खूब अंधेरा छा जाता है, और वैसे भी सर्दियों में जब रात को फोग होती है, धुंध होती है, तो उस धुंध की वजह से और ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो हर तरफ अंधेरा था। दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी ही देर के बाद एक बूढ़े से शख्स की खांसने की आवाज़ आई कि भाई आ रहा हूँ, भाई आ रहा हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर आ गया। उस हमारे दोस्त ने उससे दुआ सलाम की। उसने कहा चाचा वो जो मैंने जिक्र किया था ना, मेरे दोस्त ने तुमसे मिलना चाह रहे हैं, वो ये आ गए हैं। तो बोला आ जाओ। हम लोग 3-4 दोस्त थे, हम अंदर दाखिल हो गए। वो शायद सोने की तैयारियों में था। ये बज़ाहिर सामने एक कमरा बना हुआ था, लेकिन इसके पीछे एक और कमरे बने हुए थे। ये एक पूरा घर था और ये इस अंदाज में था कि ये वाला जो कमरा था ये कब्रिस्तान के अंदर आता था जहां पे ये बाबा रह रहा था इनायत हुसैन, और उसके साथ जुड़े हुए जो 2 कमरे थे वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर हो जाते थे। जब हम अंदर बैठे तो पूछा कि चाचा क्या आप इसी कमरे में रहते हैं, यही सारा आपका घर है? तो उसने कहा नहीं बेटा, ये जो दरवाज़ा पीछे देख रहे हो, इसके पीछे 2 और कमरे हैं, उसके आगे सहन है, मेरे बच्चे, उनकी बच्चे, बीवियां, सारे। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, इस कमरे में अकेला रहता हूँ। वो पीछे पूरा घर बना हुआ है, वो वहाँ पे सारे रहते हैं। बोला हाँ हुक्म कीजिए, आप लोग किस सिलसिले में हाजिर हुए? ठंड लग रही थी। उसने कहा अगर आप लोग कहें तो मैं लकड़ियाँ जला दूँ। हमने कहा बाबा मज़ा आ जाएगा, अगर आप लकड़ियाँ जला देंगे तो बैठने का मज़ा आएगा। उसने हमारे लिए वहाँ पे लकड़ियाँ जलाईं और उसके बाद जिन्होंने कहानी भेजी है फ़हीम, वो कहते हैं मैं बाबा से मुखातिब हुआ। जब बाबा असल में मुझे आपसे मिलने का शौक़ था।
मैंने सुना है कि जो कब्रिस्तान के गोरकन होते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात हुए होते हैं जो बड़े खौफनाक होते हैं। क्या ये बात सही है या लोगों ने ऐसे वहम फैला रखा है? बाबा कुछ देर खामोशी से नीचे देखता रहा और उसके बाद बोला, हाँ, कब्रिस्तान एक अलग दुनिया का नाम है। हम तो यहां पैदा होते हैं, लोगों को दफनाते दफनाते खुद भी किसी कब्र के अंदर दफन हो जाते हैं। आज मेरे बच्चे यही गोरकन का काम करते हैं, कल मैं करता था। आज मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भी मुझे कब्र खोद के दफना देंगे। कल को वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी औलाद कब्र खोद के उनको दफना देगी। ये सिलसिला तो इसी तरह चला रहेगा। लेकिन ये बात सच है, इस कब्रिस्तान में कई अनोखे वाकयात होते हैं। मैंने कहा बाबा, उसी को सुनने के लिए आपसे स्पेशल टाइम लेके आए हैं। कोई अपनी जिंदगी का ऐसा अनोखा वाकया सुनाइए जो बहुत ही खौफनाक और सच्चा हो। वो बोले, वाकयात तो कई हैं, लेकिन एक वाकया ऐसा खौफनाक है जिसको मैं कभी सारी जिंदगी मरते दम तक ना भुला सका हूं, ना अब भी भुला सकूंगा। जब भी उसको याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पास एक मियाँ बीवी आए। मैं उन दिनों में जवान था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे वालिद साहब हयात थे, वो भी गोरकन का काम करते थे, मैं भी उनका हाथ बटाता था और आहिस्ता आहिस्ता कब्रें खोदने का काम मैं ही संभाल रहा था। वालिद साहब मुझे सब कुछ सिखा चुके थे। इस कब्रिस्तान का तरीका यही था कि किसी को भी कब्र बनवानी होती तो हमारे पास आते, बताते किस साइज़ का मुर्दा है जिसको वो लेके आ रहे हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, छोटा है, जवान है, उसके कद के हिसाब से, कोई लंबे होते हैं कोई छोटे होते हैं, कद के हिसाब से मैं कब्र खोदता और उसमें कितना कुछ लगना वो मेरी जिम्मेदारी होती। बहुत सारे लोग उस वक्त पैसा हमें दे देते थे कि आप ही ईंटें लेके आएँ, उस पर स्लैब रखी जाती हैं वो लेके आएँ, वो हमें सारा कुछ दे देते थे। बहुत कम लोग होते थे जो खुद से कब्र के लिए चीज़ें लेके आते थे। तो इसलिए मैं उनको एस्टिमेट बता देता था जी इतना खर्चा आएगा, वो पैसे थमा देते और मैं जाके सारा सामान ले आता और उसके बाद हम कब्र को बना देते और दफना देते। मेरे पास 2 मियाँ बीवी आए और उनको मैंने जब कपड़ों में देखा और उनके साथ और कोई भी नहीं था तो वो बोले, जी हमें कब्र खुदवानी है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि किसी खाती पीती फैमिली से अमीर लोग हैं। मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। तो वो बोले, हमारी बच्ची फौत हो गई है, उसकी कब्र बनवानी है। मैं कहा जी बन जाएगी। उन्हें कहा कितना मुआवजा है उसका? मैंने उनको एक मुआवजा बता दिया, जी इतनी सी कब्र है, क्या उम्र है बच्ची की और कद कितना है, वो मैंने पूछा और उन्होंने कहा इतना है। मैंने उनको कहा जी इतने पैसे लग जाएंगे। उन्होंने मुझे उसी वक्त जेब से पैसे निकाल के दिए और कहा बच्ची की लाश गाड़ी में है, हमारी बच्ची। वो बहुत अफसरदा थे। तो मैंने कहा जी आप ले आए, मैं जब तक कब्र खोदता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको मेरी हेल्प करानी होगी, जो मर्द बोला, क्योंकि औरत तो नहीं उठा सकती थी। मैं कहा चलिए। मैं उनके साथ चलता हुआ उनकी गाड़ी तक गया और गाड़ी के पीछे उन्होंने एक ताबूत रखा हुआ था। एक पुरानी लकड़ी का ताबूत था। अमूमन जब कोई अपने प्यारे को दफनाता है तो कफन में लिपटा हुआ वजूद होता है, जो मुर्दा हो चुका होता है उसको दफना देते हैं। ताबूत में उन मुर्दों को लाया जाता है जिनको मरे हुए 3-4 दिन हो गए हों या जिनके टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। ये खौफनाक होता है। तो वो एक ताबूत था, लेकिन मैं हैरान ये था वो ताबूत नया नहीं था, जैसे नया खरीद के अपनी बेटी के लिए वो लाए हों। ऐसा लग रहा था जैसे इस्तेमाल शुदा कोई ताबूत हो। लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना, एक हैरत तो होती है फिर भी कि एक अमीर लोग हैं, बड़ी गाड़ी है। मैंने उस शख्स के साथ हेल्प की और गाड़ी के अंदर से उस ताबूत को हमने बाहर निकाला और लेके हम दोनों कब्रिस्तान आ गए। मुझसे कहते हैं कि ठीक है, हम यहीं मौजूद हैं, आप सामान वगैरह जो कुछ भी है लेना ले आइए और हम इंतज़ार करते हैं। ताबूत को साइड पर रख दिया गया और पहले मैंने कब्र खोदी और जब मैंने कब्र खोद ली तो उनसे पैसे वगैरह लिए कि ठीक है मैं सामान वगैरह लेके आता हूँ। मैंने उनसे पैसे लेके मैं रवाना हो गया। वो जो कुछ सामान लेना था कब्र के लिए, ईंटें, स्लैब, जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने ली। जब मैं वापस आया तो ताबूत वहीं पे मौजूद था, लेकिन वो मियाँ बीवी वहाँ पे नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा, शायद मुझे गए हुए थोड़ा सा टाइम लग गया था कि बजाय बेटी के पास बैठे रहे, पहले ही अफसरदा थे। उनकी एक बेटी जिसकी उम्र 4-5 साल थी, 6 साल के करीब, 5 साल की उसकी उम्र थी। तो उसके दुख में वो मुब्तला थे और शायद ज़्यादा देर
ना बैठ सके, गाड़ी में होंगे। तो मैं कब्र को मज़ीद जितना काम था मुकम्मल कर दिया। अब जब दफनाने का टाइम आया तो मैंने देखा अभी तक वो नहीं आए, तो मैं चलता हुआ उनकी गाड़ी के पास गया कि उनको कहूँ जी आ जाएं और दफन कर लें। तो देखा वहाँ पे उनकी गाड़ी भी मौजूद नहीं है। तो मुझे एक झटका सा लगा, क्या हुआ कि वो जा चुके हैं? उन्होंने अपनी बेटी को दफनाया भी नहीं, लेकिन शायद पैसे तो वो दे चुके थे, मेरा काम था दफनाना, और वो मुझे इजाज़त भी दे चुके थे। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है जी, अपने दिल में कहा मैं दफना देता हूँ। अब मुझे उसको लहद में उतारने के लिए एक बंदे की ज़रूरत थी, क्योंकि वो पहले था तो हम दोनों ने मिल के कर दिया था। अब मुझे भी एक बंदे की ज़रूरत थी। तो मैं गया, एक लड़के को बुला कर लाया। वाले साहब वहाँ पे नहीं थे। एक लड़के को बुला के आया, यार ज़रा आ जाओ, मदद करा दो, कब्र के अंदर ना वो मैयत को रखना है। हम दोनों ने उस ताबूत को, बहुत भारी नहीं था, एक बच्ची का ताबूत था, उसको जैसे कैसे उठा के मैंने कब्र के अंदर जब नीचे उतारने लगा तो उतारते हुए पकड़ते हुए उस ताबूत के ऊपर जो ढक्कन रखा हुआ था वो थोड़ा सा सिरक गया, हट गया ऊपर से। वो जैसे ही हटा तो अंधेरा तो अभी नहीं हुआ था, रोशनी थी और कब्र खुली हुई थी। हम इस तरह खड़े थे कि जब मेरी उस पर निगाह पड़ी, वो हटा हुआ है, इससे पहले कि मैं उसको बंद करने लगा कि तो मेरी निगाह उस अंदर वाले चेहरे पे चली गई जो बच्ची अंदर लेटी थी। एक 5 साल की सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक लड़की लेटी थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे रोते रोते ही वो मर गई हो। उसके आंसू गाल के ऊपर मौजूद थे। मैं डर सा गया, लेकिन मैंने चुपके से उसको बंद कर दिया कि साथ वाले को बताऊंगा ये तो मदद भी नहीं करवाएगा, भाग जाएगा। लेकिन मेरा दिमाग हिल सा गया। एक लड़की जो मर चुकी थी, उसका चेहरा जर्द था, वो मरी हुई थी। उसको देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था वो मरी हुई है। बहुत सारे मुर्दे ऐसे लाए जाते थे जिनकी आंखें खुली होती थी, ये हम गोरकन के लिए आम सी बात होती है। उस लड़की की भी आंखें खुली थी, लेकिन ऐसी आंखें थी जैसे रोते रोते खुश्क सी हो गई हैं, आंसू भी गले पे खुश्क हो गए हों, जर्द चेहरे के साथ। मैंने जल्दी से उसके ताबूत के ढक्कन को बंद किया और उसको नीचे रख के मट्टी वगैरह हम दोनों ने डालना शुरू कर दी। वो मेरी हेल्प करा चुका, वो चला गया। मैंने मट्टी वगैरह उसके ऊपर डाली और उसके नाम का कतबा भी मैं लेके आया था जिन्होंने बताया था। मैंने कब्र बंद कर दी और कतबा भी उसके नाम का वही मट्टी के अंदर गाड़ दिया। अब जब मैं उसकी कब्र को बंद करके जाने लगा तो मेरे जहन में आया कि ये मैंने कैसा चेहरा देखा है, रोता हुआ चेहरा, जर्द चेहरा। मुर्दा थी, वो मर चुकी थी, जर्द चेहरा था, आंखें खुली थी, लेकिन क्या रोते रोते मरी है। लेकिन ये मेरे लिए एक आम सी बात थी। मैं चला गया अपने क्वार्टर पे। रात के टाइम मेरी एक आदत थी, रोजाना रात को सोने से पहले मैं एक चक्कर लगाता था कब्रिस्तान का। अब तो रश हो गया है, शहर बढ़ गया है, कब्रें बढ़ गई हैं, कब्रिस्तान बहुत बड़ा हो गया है। उस वक्त कब्रें बहुत कम होती थीं, बहुत इक्का दुक्का कहीं पे कोई रोशनी नज़र आती थी, दूर दूर रोशनियाँ होती थीं। कब्रिस्तान अमूमन अंधेरे में डूबा होता था। मैं लालटेन उठाया और लालटेन उठा के कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाने के लिए चल पड़ा। उस वक्त कब्रिस्तान के अंदर दरख्त बहुत ज़्यादा होते थे जो वक्त के साथ काट दिए गए, कब्रों की ज़रूरत थी, तो इसलिए दरख्तों को काट के मज़ीद कब्रें बनाई गई हैं। मैं लालटेन लेके चलता हुआ जब कब्रिस्तान के बिल्कुल कोने के पास जहाँ से मैंने मुड़ना था, अब मेरे कोई तकरीबन 12 से 15 कदम के बाद कब्रिस्तान ख़त्म हो जाता और आगे कब्रिस्तान की दीवार आ जाती। अब मैं उस जगह पे पहुंचा हूं जहां पे 12-15 कदम के बाद कब्रिस्तान ख़त्म होने वाला है और मेरी बिल्कुल आंखों के सामने एक बरगद का बड़ा सा दरख्त लगा हुआ है कब्रिस्तान के अंदर, और लालटेन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। और वैसे जिस तरह राउंड लगाता हूँ, मैं राउंड लगा रहा हूँ कि तभी मेरी निगाह पड़ती है बरगद के दरख्त के नीचे 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं तकरीबन, जिनकी उम्रें होंगी 2-2.5 साल 3 साल के दरमियान। वो बैठे आपस में खेल रहे हैं। 3-4 सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। जैसे उन लड़कों पे, उन बच्चों पे मेरी निगाह पड़ी तो मैं एकदम से ठटक गया कि नहीं, ये बच्चे तो हो नहीं सकते। कब्रिस्तान में रात के 9 बजे या 8, साढ़े 8 बजे के करीब किसके बच्चे इस तरह आके बरगद के दरख्त के नीचे बैठे खेल सकते हैं? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर कौन है ये, और रात के टाइम में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं डर सा गया। मैं समझ गया ये किसी जिन्नात के या इस तरह की मखलूक के ही बच्चे हैं।
मैं उन बच्चों को देख के कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं, मेरे एकदम से दिमाग में आया इनको ज़रा छुप के तो देखूं कि अगर जिन्नात के बच्चे आज मुझे नज़र भी आ गए हैं तो क्या करते हैं, ये क्या है, मैं इनको ज़रा देखूं तो सही। तो मैं चुपके से एक दरख्त के पीछे गया चलता, उन्होंने अभी तक मुझे बच्चों मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हुए थे, और दरख्त के पीछे जाके मैं छुप गया, लालटेन मैंने पीछे रख ली। अब वो अंधेरे में भी नज़र आ रहे हैं, उनके सफ़ेद कपड़े बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, मैं थोड़े फासले पे छुपा हुआ हूँ और छुप के उनको देख रहा हूँ। उसी लम्हे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, और जैसे ही मेरे कंधे पे हाथ रखा गया मेरा झटका निकला और मैंने पीछे जैसे ही मुड़ के देखा, वही 5 साल की लड़की जिसको आज दिन को मैंने दफनाया था, जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए थे, वो मेरे पीछे खड़ी थी और उसी ने ही मेरे कंधे पे हाथ रखा था। और जब मैंने उसको देखा तो उसके दोनों गाल जिस पे आंसू निकल रहे थे और खुश्क हो चुके थे, जब उसके ऊपर से ढक्कन खुला था तो अब वो खड़ी रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बकायदा निकल रहे थे। उसके दोनों गाल फटे हुए थे, जैसे किसने काट दिया हो, जख्मी कर दिया, वो लटक रहे थे कटे हुए और उसके गाल लटक रहे थे और वो खड़ी रो रही थी और उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। मैं एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान में एक इस तरह लड़की को देखना जिसको मैं अपने हाथों से दफना चुका हूं, मेरे लिए भयानक था। और उसी लम्हे मैंने देखा कि उस लड़की ने अपनी गर्दन को मोड़ा और साइड पे कुदाल पड़ा था, जो खोदने के लिए कुदाल होता है। उसने कुदाल की तरफ देखा और अपने हाथ के इशारे से उंगली यूं की कि जैसे मुझे कह रही हो ये कुदाल देखो। अब मैं थर थर कांप रहा हूं कि कुदाल है और ये लड़की है, ये मुझे क्या कहना चाह रही है। ये तो वही लड़की है जिसकी आंखें लाल सुर्ख हैं, गाल फटे हुए और उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, गाल भी ऐसे फटे हुए कि लटक रहे, जैसे कोई काट डाले और उनका वजूद लटक रहा हो। ऐसा भयानक सा चेहरा कि उसके वो लटक रहे, आंखें लाल सुर्ख और उसमें से आंसू बह रहे हैं, बाल उसके उलझे हुए हैं, सफ़ेद उसने फराक सी पहनी हुई है और उस कुदाल की तरफ इशारा कर रही है। मेरे एकदम दिमाग में आया कि बंदे आप भाग, उठ और भाग। उसी लम्हे मैं उठा हूं भागने के लिए और जैसे ही मैंने कदम उठाया है तो पता लगा मेरे कदम बांध दिए गए हैं। मैं कदम नहीं उठा सकता, मैं हिल तो सकता हूं लेकिन अपनी टांगों को नहीं हटा सकता। जाम सी हो गई है मेरी पाँव, जमीन के साथ चिपक गए हैं। मैं चाहूं भी तो मैं हरकत नहीं कर सकता। मैं समझ गया कि मैं नहीं जा सकता। मैंने जोर लगाया अपनी दोनों टांगों को हिलाने की, लेकिन मेरी टांगें नहीं हिल सकीं। अब मजबूरन मैंने उसी लड़की की तरफ देखा तो उसी लम्हे उस लड़की ने अपना हाथ, जो बर्फ की तरह ठंडा यख था, बर्फ की तरह ठंडा यख, बर्फ से भी कई गुना ज्यादा ठंडा यख उसका हाथ था, कि मुझे लगे कि उसके हाथ को उसने जो मेरे हाथ को, अपने छोटे से हाथ को, मेरे हाथ को पकड़ा तो मुझे लगा मेरा हाथ फ्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने कितने इतनी यख फ्रीजर के अंदर बर्फ के ऊपर रख दिया कि मेरा हाथ जम जाएगा। उसने उस ठंडे यख हाथ से मुझे पकड़ा और जैसे ही अपनी तरफ खींचा तो उसके पकड़ने से मेरे पाँव जो ज़मीन से चिपके हुए थे वो खुल गए और मैं चलता हुआ 2 कदम आगे गया। और तभी उसने फिर उस हाथ से इशारा किया, कदाल उठाओ। अब मैं कदाल की तरफ देख रहा हूं लेकिन समझ नहीं पा रहा क्या हुआ है। उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ती है कि वो लड़की जहां खड़ी है बिल्कुल साथ ही उसकी वो कब्र है जो मैंने आज बनाई थी, और वो अपने नाम के किताबचे के साथ खड़ी हुई है। किताबचा कह रहा हूं, तख्ती जो नाम की लगी हुई थी, प्लेट लगी हुई थी नाम की तख्ती, उसके साथ खड़ी है और एक हाथ से मुझे थाम रही है और दूसरी तरफ से कदाल का इशारा कर रही है। मुझे समझ ना आई कि उसी लम्हे मैंने देखा उसकी कब्र के साथ ही एकदम से आग लग गई, और जैसे ही कब्र के साथ आग लग गई मैं और थर थर कांपना शुरू हो गया कि या अल्लाह ये मंजर क्या है। एक तो मुझे इतनी ठंडक का एहसास है कि उसका हाथ नहीं है, बर्फ तो कुछ इतना ठंडी ही नहीं होती जितना ठंडा यख वो हाथ था जो उसने मेरा थामा हुआ था और कदाल की तरफ इशारा कर रही थी। और उसी लम्हे कब्र के इर्द गिर्द आग लग गई है। अब मैं चल तो सकता था लेकिन उसी लम्हे मैंने अपने हाथ को इस तरह किया कि उसके हाथ से छुड़ाऊं और भागने की कोशिश करूं। और जैसे ही मैंने अपने हाथ को यूं खींचने की कोशिश की तो पता लगा मेरा हाथ तो चिपक चुका है उसके हाथ से। उसके हाथों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि मुझे अंदाज़ा हो गया मैं
दोनों हाथों से भी जोर लगाऊं तो सारी जिंदगी इससे हाथ नहीं छुड़वा सकता। वो इतनी मजबूत पकड़ से उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने झटका दिया, मुझे पता लग गया मैं नहीं छुड़वा सकता। और उसी लम्हे वो जो एक थोड़ी सी कब्र के साथ आग लगी थी, वो एकदम से आग तेज हो गई और एक बहुत बड़ा शोला कब्र के अंदर से भी बाहर निकला।